साल की उम्र के जवान सेवानिवृत्त भारतीय सैनिक सेवानिवृत्त होकर उत्तराखंड में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो बहुत गरिमामय जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। उनके अंदर एक दृष्टिकोण ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, एटीट्यूडनल एनहांसमेंट है उनके पास। उनका क्यों नहीं उपयोग किया जा सकता बहुत अच्छे तरीके से? वो गांव में बसे में जो गांव संवेदनशील घोषित हो गए वहां भी सिपाही मौजूद है, जो दूसरे क्षेत्र है वहां भी सिपाही मौजूद है। एक दूरगामी दूरदृष्टि योजना, पॉलिसी प्लानिंग, डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस की जरूरत है। मैं इसको इस दृष्टि से देख रहा हूं कि बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, इको टूरिज्म और टूरिज्म के नाम पे बहुत जरूरी है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी नदी घाटी सभ्यताएं हैं जहां बांध बन रहे हैं, 3 घाटी 4 घाटी 5 घाटी, कहीं भी बायोटिक प्रेशर का एनालिसिस नहीं हो पा रहा है। कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस जरूर होना चाहिए और तब जाके यात्रा के लिए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए उतने यात्रियों को ही वहां अनुमति दी जानी चाहिए। इससे दोहन बचेगा, इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बचेगा। एक बहुत सरल भाषा में एक बात कहूंगा। मैं इकोलॉजी का जानकार नहीं, मैंने तो जल जंगल पहाड़ को आंखों से जितना देखा उतना समझा, किताब तो पढ़ी नहीं कि उसकी परिभाषा क्या होती है इकोलॉजी की। लेकिन मोटी बुद्धि मेरी ये कहती है, और बाकी आप लोग इनलाइटन करिए मुझे, कि पहाड़ को नंगा करिएगा। पहाड़ को नंगा करना प्रलय को चिट्ठी नहीं, तार भेजना है कि आओ। पहाड़ नंगा कैसे हुआ? जब आप पहाड़ से पेड़ काट देते हैं तो मिट्टी का क्षरण होता है। मिट्टी का क्षरण होता है, वो गाद बन के नदी में आती है। जितना मैं समझा, नदी का दायरा संकुचित होता है, बरसात का पानी संभलता नहीं, उससे आंचल छोटा, पानी बड़ा तो बिखर जाता है, तो बाढ़ हो जाती है। ये सारा गणित इतना ही है ना। तो मूल बात क्या कि पहाड़ पर पेड़ किसने काटे? एलियंस ने, गुलदारों ने, तेंदुए ने, भेड़िए ने, भालू ने, किसने काटे पेड़? इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत थी? ये तो अनपढ़ लोग जानते थे हजारों साल से। हमारे यहां के अनपढ़ लोग जो कभी स्कूल नहीं गए वो भी जानते थे कि पहाड़ पर पेड़ जिंदगी की गारंटी है। पहाड़ पर पेड़ मैदान में जिंदगी की गारंटी है। ये मोटी बात क्यों नहीं समझ में आई? इसका उत्तर आज मुझे चाहिए। पहाड़, फिर कह रहा हूं, पहाड़ पर पेड़ मैदान में जीवन की गारंटी है। ये गारंटी किसने छीनी? इसका तो उत्तर आना चाहिए। ये गारंटी किसने छीनी? उसके बाद हम कहते हैं कि क्या करें जी, प्रकृति है, कुछ भी कर देती है। कुछ भी नहीं कर देती। आवाज ही नहीं आ रही। कट गया जी। मुन्ना सिंह जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, डॉक्टर नैथानी जी ने थोड़ा सा बहस को एकेडमिक ज्यादा बना दिया। हाँ। उनका है भी, वो विशेषज्ञता है उनकी, तो निश्चित रूप से उनकी तरफ से आना भी था। इस विशेषज्ञता वाली बहस पर जाने में मेरी आज रुचि नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आपदा को आए हुए 60 दिन हुए। 60 दिन में हम लोग जो लोगों को राहत पहुंचाने में, लोगों की तकलीफों को कम करने में कहां तक पहुंच पाए। सवाल इस बात का उठता है, 4 दिन पहले की बात है, उत्तरकाशी में महिला को चारपाई पे रख करके, प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को चारपाई पे ला करके उत्तरकाशी लाने का प्रयास किया गया, उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। अभी मोटर रोड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी बीआरओ के सड़क की बात नहीं कर रहा हूं, अभी नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं म्यूल ट्रैक की, घोड़ा खच्चर के गांव तक पहुंचने के रास्ते की। ठीक बात है। अभी उस तक हम नहीं पहुंच पाए। मैं डॉक्टर नैथानी जी से भी ये बात कहूंगा, सवाल आज इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये आईना है हमारे लिए। मैं उत्तरकाशी का उदाहरण दे रहा हूं कि उत्तरकाशी में आज से उस समय एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, जब वरुणावत पर्वत दरका था, 250 करोड़ रुपए उसके ट्रीटमेंट के लिए दिए गए। उसमें कांग्रेस की सरकार आके गुजर के चली गई, 5 साल ठेकेदारी का झगड़ा चलता रहा और आज तारीख तक भी उसके आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाते हैं। और पिछले साल की देवी आपदा के बाद, जिसको कि बार बार आप पिक्चर में दिखा के 5 मंजिला मंजिल गंगा जी में सुपुर्द हो गया, वहां पर एक दीवार बनने के लिए
पिछले साल की आपदा के समय सैंक्शन हुआ वो प्रोजेक्ट। 30 जून से 15 दिन पहले उसका काम हुआ, ठेकेदारी के झगड़ा चलता रहा। इसलिए मैंने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक ये बात आरोप लगाया कि यहां पे बंदर बांट का झगड़ा है, लोगों की तकलीफों को कम करने की चिंता सरकार की नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। मैं पहली बार आपकी इस डिबेट में इस आपदा से संबंधित पार्टी का नाम ले रहा हूं, लेकिन मैंने लगातार इस डिबेट में कभी कांग्रेस, बीजेपी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज की तारीख में स्थिति क्या है? आदरणीय बिस्जी यहां बैठे बहुत ही अनुभवी हमारे बड़े भाई हैं, आपसे ज्यादा तजुर्बा सार्वजनिक जीवन का इस प्रदेश में किसी का नहीं है। छात्र जीवन से लेकर के, छात्र राजनीति से लेकर के सरकार चलाने तक। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के भी ये बात उनसे कही, आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रांत में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक सर्कुलर था, एक शासनादेश था कि 30 जून से पहले वर्षा आए चाहे ना आए, सड़क टूटे चाहे नहीं टूटे, लेकिन एडवांस प्रिपेयर्डनेस के नजरिए से 3 महीने का राशन एडवांस में कंट्रोल की दुकान पे पहुंचा दिया जाता था, ये मानते हुए कि किसी प्रकार की कनेक्टिविटी स्नैप होगी तो लोगों के भूखमरी का सामना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सूचित कर रहा हूं कि इस प्रदेश के अंदर उत्तराखंड बनने के बाद स्थिति ये बनी कि 15 तारीख को जल आ गया, जल प्रलय आ गई। यहां की सरकार ने 15 तारीख को खाद्यान्न को भेजने का टेंडर कॉल किया, भेजा नहीं, और उसका नतीजा है कि आज लंबी लाइनें लोग बैठ करके कटोरा लेकर के खाद्यान्न का सबसे बड़ा भूखमरी का संकट, 2 जून की रोटी का संकट उनके सामने। पैसे नहीं खाएंगे लोग, लकड़ी नहीं खाएंगे, चूना नहीं खाएंगे, हेलीकॉप्टर नहीं खाएंगे, कपड़े नहीं खाएंगे, दाल चावल चीनी आटा खाएंगे, वो उनके पास है नहीं। ये मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार के तैयारी का नमूना है। मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं उस सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के, क्यों नहीं उस नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री को और अधिकारियों को घर बैठा दिया गया? मुख्यमंत्री ने मेरे सामने सचिव को बुला करके कहा कि क्या उत्तर प्रदेश के जमाने में सही में 3 महीने का राशन एडवांस में जारी कर दिया जाता था? तो सचिव साहब गर्दन नीचे करके बोले, हां साहब, कुछ ऐसा इंतजाम होता तो था। तो क्या ऐसे ही उत्तराखंड चलेगा? क्या उत्तराखंड में आपका प्रबंधन का इंतजाम इसी प्रकार से चलेगा? और आज भी आप देख रहे हैं, लोग कहीं पर भी, बाकी तो अमिताभ जी आपने शुरू में ही कहा था और चीजों को सब चल जाएगा, लेकिन पेट पे पत्थर बांध करके हम जिंदा नहीं रह सकते। इससे ज्यादा, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, रोटी से ज्यादा दुनिया के अंदर मानव अधिकार का हनन कोई और हो नहीं सकता। अच्छी बात कही आपने, रोटी से बड़ी कोई जरूरत नहीं इंसान की। मैं अभी नेतानी जी, हम साहब छात्र राजनीति करते थे, अमिताभ जी छात्र राजनीति करते थे, हम लोग नारा लगाते थे, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। मैं कहना चाहता हूं इस बात को कि यदि रसद और सिविल सप्लाई की हालत यही रही तो लोगों में गंभीर रोष पनप रहा है। हीरा सिंह बिस्ज जी, मैं कुछ बातें यहां पर जरूर ऐड करना चाहूंगा। जो राहत सामग्री यहां से भेजी गई, अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से आई, कुछ एक प्रदेशों की राहत सामग्री को आपने नामंजूर कर दिया, मदद को नामंजूर कर दिया, वो उसके अलग अपने राजनीतिक कारण थे। लेकिन जो ईमानदारी से राहत सामग्री पहुंची, या तो वो पूरी तरह से बटी नहीं, सड़ गई, या कुछ एक राहत सामग्री वो राशन की सस्ती दुकानों पर बिकती हुई हमारे कैमरों में कैद हुई। वो भी हमने समाचार प्रेस पर दिखाया। आरोप अभी लग रहे हैं कि साहब आपदा प्राधिकरण है, उसकी मलाई को लेकर मुख्यमंत्री जी और जो आपदा मंत्री हैं उनमें अनबन चल रही है और उसको लेकर अब तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो जो मुन्ना सिंह साहब आरोप लगा रहे हैं, ये सारी जो अनियमितताएं हैं वो इन आरोपों को और बल देती हैं। अतुल, 60 दिन के बाद एक विजुअल हमने दिखाया था किसी दूसरे राज्य में, राज्य भूल रहा हूं, बिहार का था या किसका था, गेहूं और चावल के बोरे उस राज्य से आए हुए, उनको फाड़ फाड़ के सुअर उनमें से निकाल के खा रहे थे। वो आपदा के लिए आए थे, आपदा के लिए आए थे। जी हीरा सिंह जी, अभी नेथानी जी ने कुछ कहा, हमारे छोटे भाई मुन्ना सिंह जी ने प्रतिक्रिया दी कि नेथानी जी दूसरी तरफ डिबेट ले जा रहे।
नाथानी जी वैज्ञानिक हैं, हमको सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमको सहन करने की, सुनने की, अच्छे कामों की हिम्मत भी होनी चाहिए। केवल आलोचनाओं से काम नहीं होता, आलोचना करना बड़ा आसान है, लेकिन सकारात्मक आलोचना होनी, समालोचना होनी चाहिए। अच्छे को अच्छा कहें, बुरे को बुरा कहें, तो साहित्य में उसको समालोचना कहते हैं और अच्छी बात है। जो छोटी मोटी बात है उस पर मीडिया की नजर चली जाती है। हमारे भी एक उदाहरण दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो महिला प्रसव के दौरान उसकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, ये नहीं होना चाहता, हम खुद स्वीकार करते हैं। लेकिन राशन की बात, राशन इतना आया, इतना सप्लाई हुआ, यह जरूर है कि रास्तों में व्यवधान पड़ा, गांव में रास्ते नहीं बन पाए, और पहाड़ एक कच्चा, सबसे नया पहाड़ है हमारा हिमालयन रीजन का। बरसातें अब भी हो रही, उतना बना रहे, फिर भी गिर रहे, सड़कें फिर कवर हो रही, फिर रास्ते जाम हो रहे। तो और कांग्रेस में जहां तक बात है कि मंत्री और मुख्यमंत्री का विवाद, ये अनावश्यक कहे, ये मीडिया की देन है, ऐसा कोई नहीं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरी ताकत के साथ और भविष्य में ये स्थिति न हो, उसके लिए भी हमको सावधान होकर के, मैंने पहले भी कहा था, वाड़ी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट, रिमोट सेंसिंग की रिपोर्ट, IIT रुड़की की रिपोर्ट, इन वैज्ञानिक रिपोर्ट को टॉपलर राडार लगाने के बाद जो पहले से तय था, खंडूरी जी ने एक बार मीटिंग की थी राहत आपदा की, उस समय जो योजनाएं बनी थी उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं हुई, न उस समय हुई। तो इस विभाग को पहले तो महत्व देना पड़ेगा। ये राहत आपदा का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और पर्वतीय क्षेत्र के, विशेषकर उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। गरिमा का यहाँ आपदाएं आती हैं, बादल फटते हैं, लैंडस्लाइड होती है, अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। तो जो बड़े डैम बनने सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, उन पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। उसके रेत बजरी जो नदियों में आ जाती है और बन जाती है, जो अनावश्यक अंधाधुंध निर्माण के काम हुए, इस पर भी रोक लगानी पड़ेगी। लेकिन पहला काम, इस पुनर्निर्माण में हम सबको सहयोग करना चाहिए। सरकार के कामों को, बढ़ते कदमों को रोकने का काम न करें, उन्हें सहयोग करें। नहीं, ठीक है, सरकार के जिन बढ़ते हुए कदमों की आप बात कर रहे हैं, वो हमने टेलीविजन चैनल्स पर, अखबार में बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए उन बढ़ते हुए कदमों को देखा है बिष्ट साहब। लेकिन जमीन पर वो बढ़ते हुए कदम हमको नजर अगर इक्का दुक्का आए तो वो उतने नहीं थे जो टेलीविजन चैनल्स पर और अखबारों में हमने बड़े बड़े बढ़ते हुए कदम हमको दिखाए गए जबरदस्ती। ये समझना पड़ेगा। ये ना, ठीक है, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। डॉक्टर सुनीत नैथानी, मैं आपको शुक्रिया कहूंगा कि आप हमारे स्टूडियोज में आए, इस चर्चा में आपने सकारात्मकता के साथ हिस्सा लिया। एक मिनट आपका लूंगा जी, सिर्फ 1 मिनट जी, बोलिए। हाँ, मैं 1 मिनट लूंगा। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे राज्य में अगर आप क्लिपिंग देखें पिछले 2 महीने की, अगर आप ध्यान से क्लिपिंग देखें तो जो जीवन रक्षक तकनीक और टेक्निक काम आई है इस हिमालय में, वो सिर्फ हवाई जहाज और रज्जू मार्ग काम में आए हैं। मेरा निवेदन है सरकार से और नियोजन कर्ताओं से या इम्प्लीमेंटर से कि सड़क निर्माण पर कम ध्यान दे करके न्यूजीलैंड, यूरोप और हिमाचल प्रदेश की तरह अगर छोटे छोटे रज्जू मार्ग और जितने वाटरशेड है, जल ग्रहण क्षेत्र हैं, वहां अगर माइक्रो मीटरोलॉजिकल स्टेशंस लगाएं तो आंकड़ा प्रबंधन, संग्रहण, उसका आकलन करना और उसके बाद ये छोटे छोटे रज्जू मार्गों से समस्त प्रदेश को जोड़ना ज्यादा लाभकारी होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण शायद ये बताता है और अच्छी समझ राज्य के विकास के लिए शायद ये हो। ठीक है जी। कई दूसरे जानकारों से भी हमने जब इस बारे में बात की, तो जो जिस रज्जू मार्ग की आप बात कर रहे हैं, जानकारों ने, बाकी दूसरे जानकारों ने भी इसकी पैरवी की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नैथानी हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। जिस जगह पर डॉक्टर नैथानी दिख रहे हैं, उसी जगह पर कुछ देर बाद BD रतूड़ी साहब जुड़ेंगे। आप UKD के नेता हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम कोशिश करेंगे कि केंद्रीय मंत्री श्री हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़े। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं। हर दिल यूं छलकता है, नैनीताल हो गया है। देखो तो कितना जख्मी गढ़वाल हो गया है। मेरे देश का एक हिस्सा बड़े दर्द में है यारों। हमें फिक्र है तो ऐसा क्यों हाल हो गया है, क्यों हाल हो गया? क्यों कोई यूं अकेले, क्यों पल के भिगो रहा है? देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। बड़ा नाज इस पे हमको, रुकते कभी नहीं हम।
विपदा बड़ी हो कितनी झुकते कभी नहीं हम दिल यूं छलकता है, नैनीताल हो गया है। देखो तो कितना जख्मी गढ़वाल हो गया है। मेरे देश का एक हिस्सा बड़े दर्द में है यारों। हमें फिक्र है तो ऐसा क्यों हाल